नमस्कार दोस्तों, आप सबका पत्रकार वार्ता में स्वागत है। और इससे पहले कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हम आपको चाहते हैं कि आप एक वीडियो देखें और जो उस समय के एक नेता का था जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उनके जो विचार थे रुपए के बारे में, डॉलर के बारे में, आप ज़रा सुनिए। और उसके बाद जो आज जो हालात हैं उसके बारे में जो उन्होंने किया है उसके बारे में मैं सब कुछ आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो चलाया जाए। डॉक्टर अंशुल अभिजीत से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें, प्लीज़। शुक्रिया विनीत जी। तो आपका स्वागत है दोस्तों। तो आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2013 में अगस्त का महीना था और कितनी अजीब विडंबना है कि अब चीन आपकी ज़मीन पे बैठा हुआ है और जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। रुपया गिरता चला जा रहा है और अर्थव्यवस्था डूबती हुई जा रही है। मंदी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, सारे आंकड़े नकारात्मक हैं। तो ये बहुत ही गंभीर और संजीदा मामला है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसको। गिरता हुआ रुपया और हमारी डूबती हुई अर्थव्यवस्था। और ऐसे ही कुछ गंभीर विषय भारत जोड़ो यात्रा उठाती जा रही है। आपने तो देखा वो जो समर्थन मिल रहा है, वो जो हुजूम, जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो लोग जुड़ रहे हैं, जो हम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, अमन चैन की बात कर रहे हैं और लोगों को सतर्क भी कर रहे हैं इस अर्थव्यवस्था की हालात पर। तो ये अब मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूं। आज तो हद ही हो गया, रुपए गिरकर 83.12 पे पहुंच गया है। ये जिंदगी में, रुपए की जिंदगी में सबसे कम उसकी कीमत है। मैं तुलना करना चाहता हूं 2014 से, जब यूपीए थी, मई का महीना था और उस समय रुपए था 58.4। तो आप समझ सकते हैं कि अब तब से अब तक रुपया कितना गिर चुका है। अर्थव्यवस्था ही नहीं खराब हुई है, मैं जानता हूं माहौल भी खराब हुआ है, नफरत भी फैला है, चीन भी हमारी जमीन पे आके बैठी है, सरहदों पे तनाव है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ना, तो वो जवाब हम उनसे चाहते हैं, हम उनको आईना दिखाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। हमने तो उस वक्त अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था, कभी रुपए गिरने नहीं दिया, लेकिन इस सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो वित्त मंत्री जी हैं, उनकी जो
उनका जो वक्तव्य होता है, उनका जो तर्क होता है, बड़ा अनोखा होता है। एक दो दिन पहले वो ये कह रही थी कि रुपया गिरा नहीं, भाई डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, तो आप किसी गरीब के घर में जाके उनका दरवाजा खटखटाइए और ये कहिए कि महंगाई इतनी बढ़ रही है क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया गिरा नहीं। ये हमारी गलती नहीं है, हम तो बेबस हैं, हम तो लाचार हैं, हम क्या करें? ये तो सारा आयातित समस्या है, ये वैश्विक तूफान है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमेशा वित्त मंत्री जी का ये तर्क रहा है। उन्होंने संसद में भी ये बोला, बार बार इसको दोहराती रहती हैं। और दूसरी बात ये हमेशा कहती हैं कि हमारा तो भाई रुपया गिर ही रहा है, लेकिन देखिए और करेंसीज को देखिए, उनके मुद्रा को देखिए, वो भी तो गिर रहे हैं और हमसे ज्यादा गिर रहे हैं। और वित्त मंत्री जी तुलना ऐसी करेंसी से कर रही हैं जैसे येन, जैसे यूरो, जैसे यूके का पाउंड। ये बड़े विकसित मुल्क हैं, उनकी आबादी छोटी है, वहां पर इतने गरीब नहीं हैं। और गरीबी की बात तो मैं बाद में करूंगा, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इतने गरीब भी नहीं है। तो ऐसी तुलना आप कम कर कैसे सकती हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? और अगर ऐसी बात ही करनी है तो मैं आपको यह बता दूं कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनमें मेक्सिको का जो पैसो है उसमें वृद्धि हुई है 2.6, रियाल में 7 से ज्यादा, और रूबल में 18 से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो हमारा तो गिर रहा है, उनका बढ़ कैसे रहा है? हम पूछना चाहते हैं वित्त मंत्री जी से। यही कुछ ऐसा ही तर्क रहा कि हम बिल्कुल बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जब ईंधन के दाम बार बार सरकार बढ़ा रही थी, फिर जब चुनाव आया तो बिल्कुल रोक दिया, और उस समय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम क्या करें, ये तो ऑयल कंपनियां बढ़ा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। औरों की दलील थी कि ये जो पैसा लेके हम जन कल्याण में डाल रहे हैं, मतलब गरीबों से पैसा लेके उनके जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के जन कल्याण में डाल रहे हैं, मतलब उसकी तब्दीली एक तोहफा में बदल रहे हैं और फिर उनको वापसी दे रहे हैं। ये थी उनका एक तर्क, उनकी दलील उस समय। जब वो वहां पर वॉशिंगटन में गई तो वो औरों को कोसने लगी कि हमारी अर्थव्यवस्था का कारण आप हैं। अरे जो विकसित मुल्क हैं वो और किसी के बारे में सोचते हैं कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको महफूज रखने की कोशिश करते हैं? तो वो कहने लगी नहीं नहीं, आपने अचानक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, हम क्या करें? बार बार यही तर्क उठाते रहते हैं। जब ये स्वीकार भी करते हैं, तब मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर तो ये कबूल ही नहीं करते कि यहां पर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, यहां पर गरीब हैं, यहां पर जरूरतमंद हैं। ये तो कबूल भी नहीं करते कि यहां गरीबी जैसी समस्या है। लेकिन जब उनको किसी को दोषी देना पड़ता है, या तो विपक्ष को देते हैं या तो और मुल्कों को देते हैं, तो वैश्विक हालात पे देते हैं। कभी बात ये स्वीकार नहीं करते कि हमारी ये गलती है। और सुनिए वित्त मंत्री जी का तर्क, बड़ी अनोखी विचित्र बात है ये। एक पिछले महीने यहां पर बड़े कारोबारियों का फंक्शन हुआ, एक भव्य समारोह हुआ, वहां पर सब आए और उनको वो फटकारने लगी और कहने लगी कि भैया आप निवेश क्यों नहीं कर रहे? आप निवेश करिए, आप जो अंदरूनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको जगाइए, हनुमान की तरह। हनुमान ने भी तो ऐसे ही किया था, बड़ी अंदर की जो शक्ति थी उसको जगाई थी। तो ये वित्त मंत्री जी ने उनको कोसा कारोबारियों के लिए को कि आप निवेश नहीं कर रहे। अरे भाई, कारोबारी निवेश नहीं कर रहे क्योंकि मांग नहीं है। मांग इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए थे बहुत दिन तक, तो उसी का फायदा उठा के जो रेपो रेट्स बहुत कम हुए थे, जो ब्याज दर बहुत कम हुए थे, उसी को कारोबारियों ने फायदा उठा के अपनी जो बैलेंस शीट्स थी उसको बहुत मजबूत कर दी। निवेश नहीं किया क्योंकि निवेश मांग नहीं थी। कॉर्पोरेट टैक्स भी आपने कब कर दिया, 30 से 22 कर दिया, तो उसका फायदा उठाया। अभी तक निवेश नहीं हो रहा। अभी तक आप जानते हैं कि जो IIP इंडेक्स है, औद्योगिक उत्पादन का जो इंडेक्स है, वो उसका भारी संकुचन हुआ है, वो माइनस में चला गया है, -0.8 हो गया है। तो निवेश नहीं कर रहे वो। और ये भी नहीं जानती वित्त मंत्री जी कि जो कारोबारी है, जो यहां पर जो बिजनेस है, जो कैपिटलिज्म है,
वो कोई श्रद्धा या आस्था पे नहीं चलता, वो मुनाफे पे चलता है। तो वो आप उम्मीद कर रही हैं कि वो अपनी शक्ति को जगाएंगी और ये लोग आके कुछ संभालेंगे, तो पता नहीं क्या अर्थव्यवस्था की पकड़ है। बल्कि मैं तो यही कहता हूं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हो रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, ये सरकार की अयोग्यता, उनकी अक्षमता की वजह से है, और कोई वजह नहीं, चाहे वो कुछ भी कहे। मैं बताता हूं ये जो डॉलर गिर रहा है, इसके क्या नुकसान हो रहा है और की क्या वजह है। सबसे पहले डॉलर गिरने से सीधा आयात पे फर्क पड़ता है, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, और 3 मुख्य इंपोर्ट्स पे फर्क पड़ता है, उससे महंगाई भी बढ़ती है। एक तो आप जानते हैं कच्चा तेल, हमारा 80% जो कच्चा तेल है वो बाहर से आता है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यहां पर खुदरा महंगाई दर से बढ़ता है। दूसरे उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद होते हैं, वो भी जो डीएपी होता है, जो म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट होता है, वो सब बाहर से आता है। और आप अगर जानते हैं कि अगर खाद बढ़ेगा, उर्वरक के दाम बढ़ेंगे, तो उसी तरह सब चीज़ है, जो खाद्य वस्तु हैं, उनके भी दाम बढ़ेंगे। और जो खुदरा महंगाई दर है, जो सीपीआई है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है, वो भी बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सीधी है। और इसीलिए जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई, सबसे पहले जो सीपीआई है, खुदरा महंगाई दर है, वो 7.4 हो गया है। मतलब कम लेने का नाम ही नहीं कर रहा, बढ़ता चला जा रहा है। और जो आरबीआई का, रिजर्व बैंक का एक बर्दाश्त करने का दायरा होता है, जो 6% होता है, उससे बढ़कर वो बहुत दिन से आगे है, जनवरी से लेके वो आगे है। 4 होना चाहिए, लेकिन है वो 7.4। और गरीब आदमी, जो जरूरतमंद है, जो मोहताज है, जो महरूम है, क्या असर पड़ रहा होगा वही जानते हैं। मैं अभी बिहार से आ रहा हूँ, चुनाव के सिलसिले में था, जो कांग्रेस चुनाव में, वहाँ पर बहुत लोगों से पूछा, और वो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, अब जो सब्जी है उसको तो तेल में छोंकते ही नहीं, सीधा सब्जी बना देते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो रोटी प्याज और नमक के साथ खा रहे हैं, अगर प्याज नसीब है। अरे ये लोग क्या जानते हैं गरीब आदमी के रसोई में क्या पक रहा है। रोटी तो शाही पनीर के साथ खाई जाती है, शाही दाल के साथ खाई जाती है, रोटी प्याज के साथ, नमक के साथ। जानते हैं ये लोग कि गरीब आदमी के रसोई में क्या पक रहा है, कैसे जी रहे हैं वो। खुदरा महंगाई दर तो बढ़ता जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि वो स्वीकार भी नहीं कर रहे, ये कबूल भी नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं ये बताता हूं कि आरबीआई ये कहती है कि अगर, और ये आंकड़े पे जरा गौर करिएगा, अगर आपका रुपया 5% कमजोर होता है तो आपकी महंगाई 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ती है। 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि रुपया कमजोर होने से महंगाई पे कितना सीधा असर पड़ता है, और वो भी फूड इन्फ्लेशन पे पड़ता है। फूड इन्फ्लेशन, सीपीआई बास्केट जो होता है, उसका एक बहुत ही मुख्य अंग, महत्वपूर्ण अंग होता है। और पिछले 3 महीने से वो तकरीबन 1% से बढ़ता चला जा रहा है। जुलाई में वो था 6.69, अगस्त में हो गया वो 7.62, और सितंबर में हो गया वो 8.60। बढ़ता चला जा रहा है वो। मतलब महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी को और परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2.8 हो गया है। ट्रेड डेफिसिट 8 से ज्यादा हो गया है। जो हम निर्यात हैं, जो हम बाहर करते हैं, जो हम भेजते हैं, वो भी कम होता जा रहा है। 3 महीने में वो भी कम आहिस्ते आहिस्ते होता चला जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई थी, जो जीडीपी में जो विकास हुआ था, 50% उसका योगदान निर्यात, एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ था। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो असंतुलन बैठ रहा है। और फिर इसीलिए हमारा जो वृद्धि दर है और कम होता जा रहा है।
और जो पूर्व अनुमान आए हैं आगे आने वाले वित्त वर्ष के, और जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी बैंक हैं, उन्होंने इस वृद्धि दर के पूर्व अनुमान में भारी कटौती की है। चाहे वो आरबीआई हो, एसबीआई हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, वो गोल्डमन हो, फिच हो, मूडीज हो, जो जहां भी देख लीजिए, तो अच्छे संकेत नहीं है, बहुत अविश्वास का माहौल है। गरीबी की बात कर लेते हैं आप। पिछले हफ्ते तो, और इसका सीधा असर रुपए पे है, पिछले हफ्ते तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि यहां पर जो अति गरीब हैं उनकी संख्या अब 5.6 करोड़ हो गई है। जरा सोचिए, जो अति गरीब हैं, और अति गरीब मतलब जो $2.15 से कम कमाते हैं, $2.15। परचेजिंग पावर पैरिटी में वो बढ़ता है 46 रुपए, उसका सीधा कन्वर्जन नहीं होता है। 46 रुपए से कम प्रतिदिन वो कमाते हैं, वो अति गरीब हैं, और वो 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है इस मुल्क में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। जरा सोचिए मुफलिसी यहां पर कितनी व्यापक है। बेरोजगारी दर कितना बढ़ रहा है यहां पर, 8% से ज्यादा हो रहा है। मनरेगा का जो मांग है वो बढ़ती चली जा रही है, निवेश हो नहीं रहा है। वित्त मंत्री जी उनको कोस रही हैं कि क्यों नहीं कर रहे, बल्कि सारी गलती उन्हीं की है। आपने कभी तवज्जो दिया ही नहीं रोजगार को, तरकीब निकाली ही नहीं, आप समझते ही नहीं कोई समस्या है। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है, भुखमरी है। हंगर इंडेक्स में आप गिर के शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर इस मुल्क को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के जो सियासतदान हैं, ये जो सरकार है, उनको शर्म आनी चाहिए कि हंगर इंडेक्स में आपका गिर के 107 हो गया है। तो बहुत सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। मुख्य बात यह है कि रुपया गिरने से यहां पर जो आर्थिक संकट है वो और गंभीर हो जाता है। यह है मुख्य बात। तो रुपया जब गिरता है तो हमारी अर्थव्यवस्था डूबती है। और इतने सारे मैंने जो नकारात्मक आंकड़े आपके सामने रखे, इस बात की पुष्टि करते हैं। तो मैं प्रेस वार्ता यही समाप्त करूंगा, और यही थी संक्षिप्त में हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था की कहानी, इसकी दुर्दशा। शुक्रिया। इस मुद्दे पर आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो उनका हम जवाब देंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप 1 to 1 कर सकते हैं। शुक्रिया। नहीं, हम तो बार बार ये प्रश्न उठा रहे थे। देखिए, ये जो इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। ये वैश्विक वजह से नहीं है, ये समस्या अभी अचानक उत्पन्न नहीं हुई। 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर चरम सीमा पे था। आप जानते हैं उस वक्त क्या हो रहा था, कोई निवेश नहीं हो रहा था, और मंदी थी, और बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा ऊंचा था। तो हमने बार बार कहा, और जब ये वैश्विक ये एक महामारी आई तो स्थिति और भी खराब हो गई। हमारा जो आर्थिक विकास दर है वो तो गिर के एक तरह से -7.7 पर पहुंच गया। तो हमने ये कहा कि आप जब लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचाएंगे, अगर आप फिस्कल स्टिमुलस नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो मांग नहीं बढ़ेगी। अगर मांग नहीं बढ़ेगी तो कारखाने नहीं चलेंगे। कारखाने नहीं चलेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबी नहीं जाएगी। तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए था अच्छी तरीके से, और आपको पैसा देना चाहिए था, और ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए थी जिससे गरीब आदमी महफूज रहे। और ये जो वैश्विक समस्या है हमेशा होती है, 2013 में भी हुई थी, आप अच्छी तरह जानते हैं, 2008 में भी हुई थी, लेकिन हम यूपीए की सरकार ने यहाँ के गरीब आदमी को महफूज रखा था।
तो अगर आप नीतियां नहीं बनाएंगे, उनको महफूज नहीं रखेंगे, उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? जी, certainly. Yeah. Second question you have. No. So our stand is very clear. We are against any kind of politics or statement that attempts to divide people at this critical hour. It has always made an attempt to keep having interjections and comments that continuously divide people and take issues away from the real issues of the country, which is the economy, and which I have spoken about, the falling rupee, unemployment, poverty, and price rise. The Bharat Jodo Yatra is precisely for that reason, to remove hatred and speak the language of togetherness and fraternity and brotherhood. So the RSS has a habit of not talking about this, and when it does, it's most of the time sleeping. When it does, then it's too late, right? So we are against their politics. They keep making statement after another, but these are divisive, these are hurtful statements. We are completely against that anyway. Yeah, so, they are a part of the same fraternity, right? We make no distinction between, that's why it's called the Parivar. They're a part of the same fraternity, and they keep making statements after statements instead of focusing on real issues. The real issues are the economy, the falling economy, the increasing levels of poverty, the increasing levels of hunger. When India has slipped into 107 in the hunger index, these are the real issues. These are the real issues that fall us, and particularly those of the scheduled castes and the scheduled tribes, who are the most affected by the worsening economic situation in this country. Thank you. Any other question? नहीं देखिए, उनकी जो भी वो कहते हैं, अभी उन्होंने हस्तक्षेप एक वक्तव्य कुछ दिन पहले भी दिया था अर्थव्यवस्था पे कि महंगाई बड़ी बढ़ रही है। तो अब तक महंगाई का एक तरह से उन्होंने कहा था कि एक डीमन दिखाई दे रहा है, राक्षस दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक वो क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आता। अब तक क्या उनको महंगाई के देवता दिखाई दे रहे थे जो इतनी देर बाद उन्होंने ऐसा हस्तक्षेप किया? तो हस्तक्षेप वो वक्तव्य कहते रहे, बहुत मुद्दों पर कहते रहे, उसका कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था, तो आप तो देख रहे हैं ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो अचानक बर्बाद नहीं हुई, इतने दिनों से थी। तो लोग क्या अपनी निद्रावस्था में थे, अपने ख्वाबगाह में थे कि अब निकले और अब बोलने लगे। तो बोलते रहते हैं ये लोग, इसमें हम महत्व नहीं देते। जो असली मुद्दा है, जो हकीकत है इस मुल्क की, जो भारत जोड़ो जो हकीकत निकाल रही है, उस पर हम बोलते हैं, और उस पर ही ये प्रेस वार्ता थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।